1918 उस टाइम पे तो ब्रिटिश राज था, हमारा जो देश था वो भी उनके हवाले ही था। तो उस टाइम पे कैसे इस कॉलेज की स्थापना हुई और उस टाइम पे माहौल कैसा था, और इतने माहौल में जूझने के बाद डीएवी ने अपने आप को इतना इस्टेब्लिश किया। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे इस कॉलेज को खास करके इस्टेब्लिश करने में पंडित मेहरचंद जी जो हमारे फाउंडर प्रिंसिपल रहे हैं, उन्होंने अपनी पीठ के ऊपर ईंटें ढोई हैं यहाँ पे इस कॉलेज को बनाने के लिए। और सबसे लंबे उनकी टेन्योर 26 साल के करीब उनकी जो टेन्योर है वो रही एज ए प्रिंसिपल, और उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने खुद इतनी मेहनत करके इस कॉलेज को बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू विद अस टुडे। सर, मैं आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, 1918 में जब ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी सक्सेसफुल बनने के बाद आज ये इस मुकाम पर पहुंच गया है। तो उस टाइम पे सिचुएशन कैसी थी और आज की सिचुएशन कैसी है? मोनिका, this college started in the year 1918. Right. It was much before the partition. और उस समय पंजाब में क्या भारत में ही जो शिक्षा का प्रचार और प्रसार जो है वो बहुत कम था, और ये डीएवी मैनेजमेंट थी जिन्होंने ये सोचा कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, लोगों को शिक्षित करना है। तो ये आइडिया जो है हमारे डीएवी के जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जलंधर जो है वो पंजाब का एक सेंट्रल प्लेस है, दोआबा का हब है ये, तो यहाँ पे हम एक अपनी संस्था शुरू करें और ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और आसपास के और जो इलाके हैं उनके स्टूडेंट्स को जो है ये कैटर करेगा। और उस समय ये एक लीडिंग कॉलेज था और एकमात्र कॉलेज था इस रीजन में, और धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती गई। डीएवी के टीचर्स ने यहाँ पे बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से आज ये कॉलेज नॉर्थ इंडिया का बेस्ट कॉलेज जाना जाता है। जी हाँ, वो तो सबको ही पता है कि डीएवी कॉलेज इज नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है। तो उस टाइम की स्टडी में और आज की स्टडी में, उस टाइम तो टीचर्स अलग ही उनका स्वभाव था, उनका ऑरा ही अलग था, और आज के टीचर्स का ऑरा डिफरेंट है। तो अब क्या उनमें क्या लगता है कि आपको एक्चुअल में ये डिफरेंस है कि ये जो सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशन ट्रेंड आया उसकी वजह से आया? देखिए, समय समय के जो टीचर्स हमारे पास इस कॉलेज में आए उन्होंने अपना अपना योगदान दिया। उस समय जो टीचर्स थे वो एक मिशन के साथ एजुकेशन में आते थे। उनका एक मिशन होता था कि हमने बच्चों को कुछ देना है। उसमें जो है वो कितनी तनख्वाह मिलती है उनको, किस प्रकार की उनकी अपॉइंटमेंट है, क्या उनको फैसिलिटी कॉलेज से मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उसके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। उनका ज़्यादा ध्यान था कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, और उन्होंने उस समय अपने बच्चों को बेस्ट दिया। टाइम के साथ साथ जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो चेंज होती गई, और उन पॉलिसी के हिसाब से कॉलेज ने अपने आप को अडेप्ट किया। पहले ये कॉलेज जब शुरू हुआ था तो उस समय सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी थी, तो ये कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड था, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में थी। उसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी जहाँ पे जब इंडियन पंजाब में शिफ्ट हुई तो इसकी अफिलिएशन उसके साथ हुई, और उसके बहुत देर बाद 1969 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जब बनी तो ये कॉलेज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएट हुआ, और उनके कोर्सेज जो है वो यहाँ पे हमने चलाने शुरू किए। डीएवी कॉलेज का असली विजन क्या है और किन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, वो लोग कौन थे? देखिए, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, और ये मुझे लग रहा है कि समाज के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि डीएवी का जो है क्या एम क्या है। हम क्यों डीएवी के अंतर्गत हमने इतने स्कूल, इतने कॉलेजेस और हमने इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं। डीएवी का जो नाम है, डीएवी की फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक। तो दयानंद जो है वो है दयानंद, स्वामी दयानंद जी के नाम के ऊपर, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और उनके नाम के ऊपर जो है ये हमने संस्थाएं शुरू की थी। और एक तरफ हमारे पास है वैदिक और बीच में है एंग्लो। तो एक तरफ जो वेदास की शिक्षाएं हैं, दूसरी तरफ दयानंद जी की जो शिक्षाएं हैं, और बीच में है मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, एंग्लो। तो एंग्लो को बीच में सैंडविच करके रखा हुआ है कि हमारे ऊपर एंग्लो कभी हावी ना हो जाए, हमारी सोच को जो है ये पल्यूट ना कर दे। तो वैदिक आइडियाज और स्वामी दयानंद जी के आइडियाज को हमने लेके चलना है। तो डीएवी का शुरू से रहा कि मॉरल वैल्यूज के ऊपर जोर रहा है, उनमें जो है वो एथिक्स के ऊपर जोर रहा है उसका। मॉडर्न एजुकेशन तो हम देते हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर्स में, कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें डीएवी एजुकेशन नहीं दे रहा। लेकिन उसके साथ साथ हमारे प्रधान जी आर्य रत्न डॉक्टर पूनम सूरी जी ये कहते हैं हमेशा कि भगवान जो है वो इंसान बनाता है और इंसानियत उसमें डीएवी बरता है।
तो जो डीएवी है वो इंसानियत भरने का काम करती है और वो लोगों को, विद्यार्थियों को अच्छे सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता देता है। सर आप जैसे कि आपको भी पता है, सबको ही पता है, 1918 उस टाइम पे तो ब्रिटिश राज था, हमारा जो देश था वो भी उनके हवाले ही था। तो उस टाइम पे कैसे इस कॉलेज की स्थापना हुई और उस टाइम पे माहौल कैसा था, और इतने माहौल में जूझने के बाद डीएवी ने अपने आप को इतना इस्टेब्लिश किया, तो आप कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? ऐसा है मोनिका, ये जब नो डाउट के देश जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ, तो ये कॉलेज 1918 में बना। राइट। तो उस समय कॉलेज बनाना बहुत बड़ी बात थी। हायर एजुकेशन में लोगों का उतना झुकाव नहीं था। बहुत चंद ऐसे लोग थे जिनको शिक्षा के महत्व के बारे में मालूम था। और डीएवी के जो फोर फादर थे वो बहुत ज़्यादा दूरअंदेशी थे। उन्होंने दूर की सोच रखी और जगह जगह के ऊपर जहाँ पॉसिबल हो सका, जहाँ उनको रिसोर्सेज मिले, उन्होंने स्कूल कॉलेजेस जो है वो स्थापित किए। और उस समय जो है लोगों में शिक्षा का इतना ज़्यादा प्रचार नहीं था, ना ही लोगों को इसके महत्ता के बारे में पता था। लेकिन हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, इस कॉलेज को खास करके इस्टेब्लिश करने में पंडित मेरचंद जी, जो हमारे फाउंडर प्रिंसिपल रहे हैं, उन्होंने अपनी पीठ के ऊपर ईंटें ढोई हैं यहाँ पे इस कॉलेज को बनाने के लिए। और सबसे लंबे उनकी टेन्योर 26 साल के करीब उनकी जो टेन्योर है वो रही एज ए प्रिंसिपल। और उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने खुद इतनी मेहनत करके इस कॉलेज को बनाया। सेम उसी तरह बहुत से हमारे ऐसे मतलब पूर्वज हैं डीएवी के, जैसे महात्मा हंसराज हुए। महात्मा हंसराज जी की मिसाल मैं सबको देना चाहता हूं कि उन्होंने जितनी भी नौकरी की, सर्विस की, उन्होंने डीएवी स्कूल लाहौर में, जो कि पहला डीएवी का स्कूल था, जो बना 1886 में। उसके बाद वो कॉलेज में कन्वर्ट हुआ 1899 में, 1889 में, तो वो उसके प्रिंसिपल बने, पहले प्रिंसिपल बने। 45 साल की उम्र में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन जब तक भी उन्होंने नौकरी की उन्होंने अवैतनिक की, एक पैसा भी वहां से उन्होंने नहीं लिया। तो कैसे अपना परिवार को चलाते होंगे, क्या उनके दिमाग में ज़ील रही होगी कि मैंने अपने युवाओं को शिक्षित करना है, मैंने अपने देश को आगे लेके जाना है, डीएवी की मैंने सेवा करनी है। तो ऐसे जो महापुरुष हैं उनका नाम लेते ही जो है हमारे अंदर जो है वो एक सेवा की भावना जो है वो अपने आप उमड़ आती है, वो डेवलप हो जाती है। सर जैसे आप बता रहे हैं अभी कि उनमें ऐसी भावना थी कि वो अपना खर्चा भी नहीं निकालते थे वहां से, तो क्या आज के जो प्रोफेसर हैं यहाँ पे, आज के जो टीचर्स हैं, उनमें भी क्या ऐसी भावना है? देखिए, आज के समय में जो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बदल चुकी हैं। राइट। हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो बदल चुका है, हमारे जो बच्चे हैं उनकी ज़रूरतें बदल चुकी हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि आज के ज़माने में कोई ऐसा हमें टीचर मिलेगा जो कि अवैतनिक काम करेगा या अवैतनिक काम करने की सोचेगा भी। क्योंकि हर इंसान का परिवार है, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उनको पूरी करने के लिए वो जो है वो नौकरी करता है। लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि जो शिक्षा है, जो टीचिंग एक प्रोफ़ेशन है, ये एक मिशन है। इसको हम सीधा पैसे के साथ लिंक नहीं कर सकते जैसे कि बाकी प्रोफेशन को हम कर सकते हैं कि बैंकर है या किसी दुकानदार है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला है, तो वो देखेगा मेरा पैकेज क्या है, मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। लेकिन शिक्षा में ऐसा नहीं है। शिक्षा में जो है वो एक मिशनरी ज़ील के साथ टीचर जो है, अगर जो आएगा वही अच्छा टीचर कहलाएगा। ठीक है, आज के टाइम में अच्छी तनख्वाह जो है वो टीचर को मिलती है, चाहे वो स्कूल कैडर पे हो, चाहे वो कॉलेज कैडर पे हो, उनको अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन उस तरह की जो भावना के भी मैं बिना पैसे के काम वो करूंगा, तो सर शायद ही वो कोई आज भी नहीं करेगा, लेकिन शायद उतनी वो आज ना भावना मिले। होना ही बहुत बड़ी हाँ, बात तो होती ये है। मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे टीचर जितना उनको पैसा मिलता है, अगर वो उसके प्रोपोर्शनेट जो है वो बच्चों को अपना योगदान देते हैं, संस्था को योगदान देते हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सर आज आप, जैसे आप टीचर्स की बात हो ही रही है, तो आप टीचर्स का चुनाव कैसे करते हैं? किस बेसिस पे यहाँ पे टीचर रखे जाते हैं? देखिए, हायर एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, जिसको यूजीसी हम कहते हैं, और हमारी जो अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, उनकी गाइडलाइन मानते हुए कि जो कॉलेज टीचर अपॉइंट होने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं वो स्टैंडर्ड मापदंड यूजीसी सेट करती है और वो टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते हैं। जैसे एट प्रेजेंट अगर मैं कहूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट होना उस सब्जेक्ट में मस्ट है, अच्छी उसमें परसेंटेज होनी जरूरी है, और उसके साथ नेट या सेट का जो एग्जामिनेशन है वो पास होना चाहिए। इन एडिशन टू दैट जो कैंडिडेट है वो पीएचडी भी हो सकता है, पोस्ट डॉक्टरेट भी वो उसने की हो सकती है। तो इस तरह से जो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बाकी जैसे जैसे उनकी प्रमोशन होती हैं उनके साथ कुछ कंडीशंस हैं, जैसे जैसे वो टीचर कंडीशन पूरी करता है तो उनको आगे जो है वो प्रमोशन मिल जाती है।
यहाँ के जो स्टूडेंट जो लोग पढ़ना चाहते हैं डीएवी कॉलेज में या जो सोच रहे हैं आगे एडमिशन लेने का, तो वो डीएवी कॉलेज को ही क्यों चुने? देखो, डीएवी कॉलेज को इसलिए चुने क्योंकि डीएवी कॉलेज एक तो जैसे आपने खुद कहा कि 1918 का बना हुआ कॉलेज है, अंग्रेजों के टाइम का ये कॉलेज है, आज़ादी से पहले का ये कॉलेज है, और इस कॉलेज का एक ग्लोरियस इतिहास रहा है, एक ग्लोरियस हिस्ट्री रही है। और इस कॉलेज में पढ़ने वाले जो पढ़ के गए हुए छात्र हैं, हमारे जो छात्राएं हैं, वो दुनिया के कोने कोने में टॉप पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं। कोई ऐसा एरिया आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे डीएवी कॉलेज जालंधर का आपको विद्यार्थी ना मिले। आप अमेरिका चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंडिया में किसी जगह पे चले जाओ, आर्म्ड फोर्सेज में चले जाओ, सिविल सर्विस में जाओ, आप डॉक्टर्स देखो, इंजीनियर्स देखो, आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो डीएवी के मिलेंगे। आज स्पोर्ट्स में जो है वो देखो, हमारे कितने ऐसे इंटरनेशनल स्टार्स हैं, ओलंपियंस हैं, जिन्होंने डीएवी का नाम रोशन किया है। तो डीएवी एक ब्रांड नेम है, एक ये ब्रांडिंग इनकी जो है वो हो चुकी है डीएवी की। तो डीएवी जो नाम है, उनको पता है कि जहाँ डीएवी लगा है वहाँ पे हमें क्वालिटी मिलेगी, वहाँ पे हमें मॉरल एजुकेशन मिलेगी, और वहाँ पे हमारा बच्चा एक अच्छा सिटीजन, अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बन के निकलेगा। इसलिए जो भी पेरेंट जो है अपने बच्चे को शिक्षा देने के बारे में सोचता है, उसके मन में सबसे पहले डीएवी आएगा। सर जैसे आप कह रहे हैं कि डीएवी कॉलेज के जो जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें यहाँ आना चाहिए, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, तो क्या उनके साथ जैसे हम पहले कमिटमेंट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आपको ये इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी, तो क्या सच में यहाँ पे स्टूडेंट्स को आने के बाद क्या वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है, वो एक पारिवारिक इन्वायरमेंट यहाँ पे मिलता है टीचर्स के साथ उनको? देखो मोनिका, ये जो आपने सवाल पूछा है, ये कि उनको जो हम कमिटमेंट करते हैं या प्रॉमिस करते हैं, पहली बात तो यह है कि मैं इस बात के ही विपरीत हूँ। मेरा ये मन नहीं मानता कि बच्चा अगर कोई एडमिशन लेने आ रहा तो मैं उनको जो है कुछ प्रॉमिस करूँ या उनको ये कहूँ कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। बिल्कुल नहीं। सौदेबाजी जो है वो डीएवी नहीं करता। सौदेबाजी दूसरी संस्थाओं में हो सकती है। हमारे पास लोगों को पता है जिनकी 4-4 पीढ़ियां डीएवी कॉलेज से पढ़ के जा चुकी हैं, उनको मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि डीएवी कॉलेज क्या है और इस कॉलेज में आपको क्यों आना है, इस कॉलेज में आपको क्या मिलेगा जो दूसरी संस्थाओं में नहीं मिलेगा। तो इसलिए कोई कमिटमेंट की कोई बात नहीं है। जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स पढ़ के गए हैं, उनके भाई बहन पढ़ते हैं यहाँ पे, और उनके जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं, तो वो कभी दूसरी संस्था के बारे में सोचते नहीं है। डीएवी का मतलब जो है मेन जिस वजह से डीएवी जाना जाता है वो है इसका डिसिप्लिन, वो है इसकी टीचर्स की कमिटमेंट, वो है बच्चे की सेफ्टी। तो वो सब एक पैकेज के तौर पे बच्चे को मिलते हैं। जब बच्चा डीएवी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो ये बातें उसके साथ ही आती हैं सारी की सारी। हमें कोई एक्स्ट्रा बच्चे के साथ कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है कि हम आपको ये देंगे वो देंगे। ये वो जो दुकानदार हैं बाहर, दूसरे प्राइवेट जिन्होंने संस्थाएं खोली हुई हैं, वो बच्चों को अल्योर करते हैं कि अगर हमारे पास आओगे तो हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, 50% देंगे, फिर आपको ये करेंगे वो करेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हमारे पास बच्चे अपने आप आते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी है, और मेरा मानना है कि यहाँ पे क्वालिटी मिलेगी, बच्चा वहां पे जरूर जाएगा और किसी कंडीशन के कारण नहीं जाएगा वहां पे, अपनी मर्जी से जाएगा वहां पे। सर आपके अकॉर्डिंग जो यहाँ के स्टूडेंट है, जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, जो आप कह रहे हैं कि वो हर फील्ड में हाँ, है, बिल्कुल हर है, बिल्कुल, बिल्कुल आर्मी में है, डॉक्टर्स बने हुए हैं, इंजीनियर्स हैं, तो ऐसा क्या है कि जो उन स्टूडेंट को डीएवी कॉलेज खास बनाता है? ऐसी क्या क्वालिटी है जो उनको प्रोवाइड करता है डीएवी? यही बात मैंने आपको कही ना कि डीएवी एक ब्रांड नेम है, और जो डीएवी में मिलता है, डीएवी एक तो इंसान को असली इंसान बनाता है, इंसानियत बढ़ता है उसमें। तो उनको जो है हर प्रकार की शिक्षा, बच्चे का ये देखा जाता है कि इस बच्चे की रुचि किस तरफ है। अगर बच्चा सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो हमारे पास कोचिंग सेल है वहाँ पे। अगर बच्चा जो है वो बैंक में जाना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास अरेंजमेंट है। तो बच्चे का टैलेंट देखते हुए हम उसी दिशा में बच्चे को ग्रूम करना शुरू करते हैं, उसकी गाइडेंस उसको करते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं उसकी, ताकि वो बच्चा उस क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ सके। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा ब्रांचेज हैं और हर ब्रांच का बच्चा हमारे पास आता है यहाँ पे। साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, जर्नलिज्म के हैं। अब कोई ब्रांच का नाम लो, वहाँ पे हमारे पास वो सारे के सारे कोर्सेज हैं। तो बच्चे का रुचि जिसमें होगी, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता है, डीएवी कॉलेज हमेशा जो है उसके साथ खड़ा है और उसको वहाँ पहुँचाने में उसकी हेल्प जरूर करता है। क्या डीएवी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी दिया जाता है? लाइक कंप्यूटर कोर्सेज में आप केमिस्ट्री की लैब्स होंगी, फिजिक्स की लैब्स होंगी, क्या उनको वो प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है यहाँ पर? डीएवी कॉलेज में हमारी जो लैब्स हैं, दे आर बेस्ट लैब्स इन नॉर्थ इंडिया, क्योंकि डीएवी कॉलेज ने स्टार कॉलेज स्टेटस के अंतर्गत अभी
पंजाब का एकमात्र कॉलेज है जिसको स्टार स्टेटस मिला है, और Star इसके स्टार स्टेटस बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 1.86 करोड़ की हमें ग्रांट मिली है। और उसमें हमारे 6 डिपार्टमेंट हैं, उन 6 डिपार्टमेंट्स की जो लैब्स हैं वो हमने फुली जो है वो इक्विप करी हैं, उनको मॉडर्नाइज किया है। इतना ज़्यादा मटेरियल हमारे पास है, इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास है कि हर बच्चा अपना अपना इंस्ट्रूमेंट लेके काम करता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो जोलॉजी हो, चाहे वो हमारे मैथमेटिक्स हो, फूड साइंस हो, कोई भी आप डिपार्टमेंट का नाम ले लो, प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना साइंस की जो पढ़ाई है वो अधूरी है। तो इसलिए बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो हम मैक्सिमम देते हैं। नॉट ओनली रेगुलर क्लासरूम में उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, बल्कि हम स्पेशल बच्चों की वर्कशॉप्स भी लगाते हैं। बाहर से एक्सपर्ट बुला के भी हम उनकी वर्कशॉप्स लगाते हैं। हम अपने बच्चों को एडवांस लेबोरेटरी में भेजते हैं वहाँ पे, ताकि उनका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनको मिले। सर जैसे आपने बात करी कि प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, सब लैब्स वगैरह हैं, तो यहाँ की मैंने सुना है कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो इनफैक्ट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से भी बड़ी लाइब्रेरी है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये एक्चुअल में ये है? देखिए, ये बिल्कुल आपने सच सुना है कि जो हमारी जो लाइब्रेरी है, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी इन नॉर्थ इंडिया, एंड वी हैव मोर देन 2 lakh टाइटल्स इन दिस लाइब्रेरी। देयर आर सो मेनी सेक्शंस, इट्स अ वेरी ह्यूज लाइब्रेरी, एंड you will be surprised to know that we have got a Tribune collection from the pre-partition times, from 1918 onwards. We have got the collection of Tribune in the college, and other newspapers. Those papers, though they have been stopped their printing now, but we have with us. हमारी लाइब्रेरी में कुछ ऐसे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी के साथ हमने मिलकर हमने उसको डिजिटाइज करने का काम किया है, ताकि हम उनको जो है डिजिटाइज करके उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रिजर्व करें, बिकॉज टाइम के साथ पेपर जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी प्रिंटिंग जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो अगर हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में उसको स्टोर किया हुआ है, तो वो हमेशा के लिए वो अमर हो गया सारा सारा मटीरियल। तो उनको हम जो है प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार हमारी ये कोशिश है कि जितनी अच्छी लाइब्रेरी है इसको और अच्छा किया जाए, इसको मॉडर्नाइज किया जाए। तो उन लाइब्रेरी है उनमें आज की जो स्टूडेंट्स के जो आज सब्जेक्ट तो चेंज होते रहते हैं, सिलेबस चेंज होता रहता है, तो क्या सभी वो लाइब्रेरी की बुक्स भी चेंज होती रहती है इसके? लाइब्रेरी की बुक्स भी चेंज होती रहती हैं। बेसिकली हमारे पास अलग अलग सेक्शंस होते हैं। एक होता है टेक्स्ट बुक सेक्शन। तो टेक्स्ट बुक सेक्शन में जो है बच्चों का जो करंट सिलेबस होता है उसकी किताबें होती हैं उसमें। बुक बैंक है हमारे पास जिसमें हम बच्चों को किताबें बांटते हैं, सिलेबस की किताबें बांटते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होती है रेफरेंस बुक्स। तो रेफरेंस बुक्स जो है वो एवरग्रीन है, हमेशा के लिए होती हैं। हर सब्जेक्ट में हमारे पास रेफरेंस बुक्स हैं, तो सिलेबस चाहे कोई भी हो, उन रेफरेंस बुक्स में से वो चीज़ें उनको मिल जाती हैं। जो सिलेबस की किताबें हैं उसमें सिर्फ जो है वो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस दिया होगा, लेकिन रेफरेंस बुक में बच्चों को हर चीज़ मिल जाती है, चाहे वो कितनी बार भी सिलेबस चेंज होता रहे, रेफरेंस बुक्स कभी चेंज नहीं होती हैं। वो डिटेल में स्टूडेंट को सारा पढ़ने कुछ को वहाँ मिल मिलने जाता है। जो उसको सब कुछ वहाँ से मिलेगा बच्चों को। तो स्टूडेंट आज के स्टूडेंट में और जो पुराने स्टूडेंट्स, आप भी किस टाइम स्टूडेंट रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन जो है और हम आपके टाइम की जनरेशन है, उनमें क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज बहुत सी चेंजेस आ गई, बहुत सी मॉडर्नाइजेशन होगी, टेक्नोलॉजी जो है वो आ गई, टीचिंग में टेक्नोलॉजी आ गई, लर्निंग में टेक्नोलॉजी आ गई, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया। हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं होती थी जब हम स्टूडेंट्स थे। हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स होता था पढ़ाई का, वो थी लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी बुक्स के लिए हम लड़ते थे, हम झगड़ते थे कि भाई ये बुक मैंने इशू करवानी है, और हफ्ता 10 दिन के लिए बुक इशू होती थी। जब हम नहीं जमा करवाते थे उसका फाइन पड़ता था। तो कई बार ऐसा भी होता था कि कोई अच्छी बुक मिली है तो हम वहाँ पे निकाल के, फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, मैंने बॉटनी पढ़ी है, मैंने जोलॉजी पढ़ी है, लगा मुझे कि बॉटनी की कोई बुक है लाइब्रेरी में जो अच्छी है, तो मेरे दूसरे जो साथी हैं, क्लासमेट्स जो हैं, वो बुक कहीं इशू ना करवा लें, तो मैं बॉटनी के सेक्शन से उठा के वो बुक किसी फिजिक्स में जाकर रख देता था कि भाई मैं इसको कल इशू कराऊंगा वो किताब को, अदरवाइज मेरे पीछे से जो किताब नहीं तो वो इशू हो जाएगी। तो हमारी वो फाइट होती थी उन चीज़ों को लेके, हमने नोट्स बनाने हैं, हमने पढ़ना है। लेकिन आजकल बच्चों के पास इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल है, मोबाइल में इनको गूगल के ऊपर या इतनी ज़्यादा साइट्स हैं, उन साइट्स में से इनको इतना ज़्यादा मटेरियल मिलता है कि ये कहीं भी जाने की इनको ज़रूरत नहीं है। हर किताब इनको वहाँ पे मिलेगी, हर जर्नल इनको वहाँ पे मिलेगा, हर टॉपिक इनको वहाँ पे मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज, रेवोल्यूशन आई है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्रेजेंट जो बच्चे हैं ये इसका फ़ायदा लें, उसको मतलब कि दूसरी तरह ना देखें कि टाइम वेस्ट ना उसके ऊपर करें, रादर उसका फ़ायदा लें और अपने नॉलेज को और उसमें वृद्धि करें, ताकि इनको लाइब्रेरी में जाने की जरूरत भी ना पड़े, किताबें वहाँ से इशू करवाने की जरूरत ना पड़े। तो अपने घर में बैठ के ये सारा कुछ वहाँ पे देख सकते हैं और हर चीज़ देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब सही यूज करना चाहिए बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है ये।
तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स, आप आज के स्टूडेंट्स में और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस आया है। हाँ तो बिल्कुल। क्या जो टीचर है वो जो पुराने टीचर्स हैं तो क्या वो अडेप्ट कर पाए हैं स्टूडेंट्स को उसी उनके अकॉर्डिंग सिखाने में? देखिए, बहुत पुराने टीचर्स की मैं बात तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो टीचर तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने 93 में ज्वाइन किया, ऑलमोस्ट मोर देन 33 इयर्स अब होने लगे मुझे भी यहाँ पे ज्वाइन किए हुए। तो इन 33 इयर्स के बीच में हमने टेक्नोलॉजी को आते हुए देखा, हमने कंप्यूटर का जो दौर है वो देखा, हमने सारा का सारा, हमने कोविड देखा, और कोविड ने हमें एक नई दिशा दी, हमें एक नई सोच दी कि भाई हम घर बैठे बैठे भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और ऑनलाइन पढ़ने से क्या है कि वो टीचर जिन्होंने कभी कंप्यूटर खोल के नहीं देखा था, जिन्होंने कभी कैमरे के सामने आके बोला नहीं था, उन्होंने लेक्चर देने शुरू किए, उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की, उन्होंने पीपीटीज बना के बच्चों के साथ शेयर करनी शुरू की। तो कोविड ने हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाया है, हमारे टीचर्स को उन्होंने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बनाया है, और वो टीचर हमारे अब इन बातों से डरते नहीं है। और वैसे भी अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर वर्किंग या एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाइल देखें तो वो गूगल फॉर्म भेजती है कि आप ये इन्फॉर्मेशन भर के भेजो, एक्सेल सीट आ गई उसको भर के भेजो, और जितने भी हमारे फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन ही हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो सारा का सारा जो सिस्टम है, हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी सारा ऑनलाइन हो गया, हमारा जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो भी ऑनलाइन हो गया, हमने एयर में ट्रेवल करना है, ट्रेन में ट्रेवल करना है, तो एवरीथिंग हैज बिकम डिजिटाइज्ड। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में आपके पास सारा कुछ मोबाइल के बीच में वो स्टोर है, आपके पास मेल आ जाएगी, आपके पास व्हाट्सएप आ जाएगा, किसी भी फॉर्म में आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो आ जाता है उसमें। तो इसलिए जो है इसने हमारा काम काफी आसान भी किया है। तो इन टीचरों ने वाकई सीखा है, उन्होंने मेहनत भी करी है सीखने में, और अब वो काफी हद तक टेक्नोलॉजी के साथ चल भी रहे हैं। तो सर जैसे स्टूडेंट, आपको पता ही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो +2 करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको जाना चाहिए या यहाँ पे रह के एजुकेशन लेनी चाहिए और यहीं पे उनको अपना करियर बनाना चाहिए? आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि एक एक टर्म हम कभी कभी यूज किया करते थे, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता था कि जो अच्छे ब्रेन हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो अच्छे लोग थे, वो चुनिंदा लोग थे जिनको बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी बाहर मिलते थे, मल्टीनेशनल कंपनी में मिलते थे, जहाँ जो फॉरेन के जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनको अपॉर्चुनिटी देती थी कि आप हमारे पास आके हमारे साथ काम करो, हम आपको बहुत सा पैसा देंगे, बहुत सी फैसिलिटीज देंगे। लेकिन आज के टाइम पे जो ट्रेंड है, जो बच्चे +2 करने के बाद जा रहे हैं, मैं इनको ब्रेन ड्रेन नहीं कहता, दिस इज नॉट एट ऑल ब्रेन ड्रेन। बेसिकली द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट एम्प्लॉयमेंट, टू अर्न देयर लाइवलीहुड। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई इंडिया में रह के हमारा वो फ्यूचर नहीं बनेगा, हमें वो जॉब्स नहीं मिलेंगी, हम कैसे अपना गुजारा कैसे करेंगे। तो वो एक डर बच्चों के मन में जो है वो बैठा हुआ है। जब तक वो डर नहीं निकलता, मुझे नहीं लगता कि बच्चे यहाँ पे टिकने वाले हैं। अभी काफी कंट्रीज ने जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिया, वीजा प्रोसेस जो है उसको मुश्किल कर दिया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे जो है वो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ की पढ़ाई और इंडिया की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। अगर पढ़ाई की बात करें तो इंडिया का कोई जवाब नहीं है। इंडिया में बेस्ट एजुकेशन है, वहाँ पे एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो पैसे लेते हैं, सिखाते कुछ नहीं है, बच्चों का कोई लर्निंग लेवल इंक्रीज नहीं होता। लेकिन हाँ, बच्चे वहाँ पे एम्प्लॉयड हो जाते हैं, वहाँ पे उनको छोटा मोटा काम मिल जाता है, और धीरे धीरे जो है वहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं। तो उनका मेन एम वहाँ पे सेटल होना है, ना कि पढ़ाई करने जाना। क्योंकि अगर पढ़ाई करनी है तो इंडिया से बेहतर कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और सर जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ सेटल होने ही जाते हैं, तो यहाँ पे भी तो रह के सेटल हो ही सकते हैं वो कहीं ना कहीं वही कहा ना कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में। अब वो बच्चे देखते हैं कि भाई आजकल के बच्चों का क्या माइंडसेट क्या है कि भाई वो चाहते हैं कि ओवरनाइट मिलियनर बन जाऊं मैं, एकदम मैं रातों रात मैं जो है वो लखपति बन जाऊं, मेरे पास पैसा आ जाना चाहिए, मेरे पास अच्छी गाड़ी आ जानी चाहिए, मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, या मेरे समाज के बीच में मेरी बहुत इज्जत होनी चाहिए। तो ये चीजें ओवरनाइट नहीं आती हैं, इसके लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे ज्यादा जो गलती वो ये करते हैं कि किसी बंदे को उसका सक्सेस देखते हैं कि भाई सक्सेस, ये बहुत सक्सेसफुल है, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे वो किसी बिजनेस में है, या किसी और एरिया में है, वो उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते कि वो वहां पहुंचा कैसे। अगर वो उसकी मेहनत देखेंगे तो वाकई उनको लगेगा भी यहाँ पहुंचना भी आसान नहीं है। मैं उनकी प्रेजेंट स्टेट देख के खुश होता रहा हूँ कि इसके पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, इतना रुतबा है इसका समाज में, लेकिन मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई ये वहां पहुंचा कैसे, कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत की है इसने वहां पहुंचने तक। तो बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि भाई आप उनकी प्रेजेंट स्टेटस, जहाँ
उनकी प्रेजेंट जो रुतबा है वो मत देखो, उनके पीछे की जर्नी देखो, हार्ड वर्क देखो, और तब जाके आप फैसला करो कि हमें क्या करना है। राइट, बिल्कुल सही कहा सर आपने। हम्म, तो सर जैसे जो लोकल स्टूडेंट्स नहीं है, जो बाहर से आते हैं, लाइक जम्मू से आएंगे या फिर हम्म, कश्मीर से आते हैं या कहीं और हम्म, किसी और स्टेट से आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आप हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं। बट हाँ। मैं देखती हूँ मोस्टली कि लोग, स्टूडेंट जो बेसिकली हैं, वो स्टूडेंट हॉस्टल चुनने से बेहतर वो प्रेफरेंस करते हैं कि मैं पीजी ले लूँ। हम्म। तो उनका ये प्रेफरेंस क्यों रहता है कि हाँ पीजी ही क्यों लेना, हॉस्टल क्यों नहीं लेना? देखिए, इसका इसका जवाब भी आपको जो है वो पिछले कुछ सवालों में आपको थोड़ा सा अगर हम रिलेट करें तो मिल जाएगा कि अभी जो है बहुत चेंजेस आ गई, समाज में बहुत चेंजेस आ गई, परिवारों में बहुत चेंजेस आ गई, हमारे खान पीन में, हमारे रहन सहन में, हमारे वे ऑफ लाइफ में बहुत सी चेंजेस आई। और इन चेंजेस की वजह से जो बच्चे हैं वो किसी रिस्ट्रिक्शन में रहना नहीं चाहते, क्योंकि हॉस्टल के अंदर आपके आने जाने की टाइमिंग फिक्स है। अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो आप 7 बजे के बाद बाहर नहीं रह सकते। लेकिन जहाँ तक पीजी का सवाल है, पीजी में वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बच्चे रात भर भी आते हैं वहाँ पे, जाने ही आते हैं, कहाँ रहते हैं वो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हॉस्टल में प्रॉपर जो है वो अकाउंटेबिलिटी है। हम उनको पूछते हैं कि आपको ये टाइम पे खाना मिलेगा, टाइम पे आपको आना होगा, टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है, वहाँ पे टाइम को आपको सोना है, टाइम पे आप पे जागना है। लेकिन वो बाइंडिंग में बच्चे रहना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हॉस्टल में जो खाना बनता है वो एक फिक्स मेन्यू के हिसाब से बनता है। लेकिन हमारे बच्चों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो अब इतनी ज़्यादा बदल चुकी हैं फास्ट फूड की तरफ, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड सो मेनी अदर ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स दैट दे टेक। तो उसमें बच्चों को वो चीज़ें वहाँ पे हॉस्टल में नहीं मिल पाती हैं, वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए बच्चे चाहते हैं कि हम अगर पीजी में रहेंगे तो हमारी अपनी लाइफ है, हमारी फ्री लाइफ है, हम जो मर्जी खाएं, जब चाहे हम उठें, जब चाहे हम सोएं, जब चाहे हम आएं घर में, जब चाहे हम घर से जाएं। तो वो रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिर्फ उसी का कारण है कि बच्चे पीजी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मेरा ये फिर भी मानना है कि भाई हॉस्टल के अंदर रह के जो डिसिप्लिन लाइफ आप जीते हो वो आपको कहीं ना कहीं लेटर लाइफ में आपको हेल्प करता है। दैट शेप्स योर डेस्टिनी। अगर आपने डिसिप्लिन में रहना सीखा है तो लेटर लाइफ में आप डिसिप्लिन रहोगे और एक सक्सेसफुल इंसान आप बनोगे। तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि क्या फूड भी एक वन ऑफ द रीजन है कि हॉस्टल में ना रहने का? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बच्चे मेरे पास यहाँ पे गर्ल्स आती हैं, मेरे पास बॉयज आते हैं कि सर मैं हॉस्टल का खाना जो है मुझे सूट नहीं कर रहा, तो प्लीज मुझे अलाउ करोगे मैं बाहर से खाना खा लूँ, रहूंगा मैं हॉस्टल में लेकिन खाना मैं बाहर से खाऊंगा। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि उनकी जो फूड हैबिट्स हैं वो उनको कहीं ना कहीं कंपेल करती हैं कि वो भाई हॉस्टल से बाहर जाएं, हॉस्टल में ना रहें। तो सर जैसे आप क्या फैसिलिटी ऐसे प्रोवाइड करते हैं? आप डीएवी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, क्या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा मिलता है? देखो, हमारे हमारे हॉस्टल जो है, हमारे हॉस्टल मच बेटर हॉस्टल, वी हैव एयर कंडीशन रूम्स आल्सो इन द हॉस्टल, वी हैव गॉट canteen facility also in addition to the mess facility. So those students who want to have something extra other than their meals, they can go to the canteen. तो कैंटीन से वो कभी भी किसी समय भी जो है वो कोई चाय, दूध या दूसरा कोई बर्गर वगैरह लेना है तो वहाँ पे ले सकते हैं। और आजकल तो बच्चे क्या करते हैं कि वो जोमेटो कर लेते हैं वहाँ से, वहाँ बैठे बैठे हॉस्टल में जो है जोमेटो कर लेंगे तो डिलीवरी बॉय आके उनको दे जाएगा। तो इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। द स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग द फूड दैट दे वांट इन द हॉस्टल्स एज वेल, बट स्टिल सम स्टूडेंट्स दे वांट टू गो आउट। सर लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसी कहानी डीएवी कॉलेज के रिलेटेड जो आपको इंस्पायर भी करती है और आपके लिए वो एक ब्यूटीफुल मेमोरी भी है? डीएवी कॉलेज जलंधर के बारे में आप डीएवी कॉलेज जलंधर या आपके एक्सपीरियंस को लेकर नहीं, एज ए देखो ऐसा है, प्रोफेसर, देखो टीचर? ऐसा, देखो डीएवी के बारे में तो बहुत सी कहानियां हैं, क्योंकि डीएवी उन लोगों ने बनाया है जो लोग मिशनरी जील के साथ जिन्होंने काम किया। मैंने आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल महात्मा हंसराज जी की दे दी कि हंसराज जी जो हैं उन्होंने अवैतनिक काम किया सारी उम्र, अपना जितनी देर भी वो नौकरी करते रहे उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, क्योंकि वो डीएवी को बनाना चाहते थे। अब उनके ऊपर क्या हुआ कि महात्मा हंसराज जी के ऊपर जो है वो देशद्रोह का केस चल गया बाद में, क्योंकि उनके जो बेटा था बलराज, उनके ऊपर केस चला दिया गवर्नमेंट ने कि भाई ये बम बनाता है वहाँ पे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि तब आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा, उनके ऊपर केस डाल दिया उन्होंने। जब कोर्ट के बीच में उनकी जो है वो गवाही हुई वहाँ पे, तो महात्मा हंसराज जी ने कहा कि जज ने कहा कि आपके ऊपर जो है वो बम बनाने का जो है वो आरोप है। तो महात्मा जी ने कहा कि हाँ मैं बम बनाता हूँ।
लेकिन मैं बम जो है वो दूसरे बारूद वाले बम नहीं बनाता हूँ, मैं क्लासरूम में बम बनाता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स की फॉर्म में बम बनाता हूँ। और वो जो बम है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने आप ही यहाँ से वो खदेड़ देंगे, उनको यहाँ से भगा देंगे। तो ये ऐसे महापुरुष जो हमारे डीएवी के फाउंडर प्रिंसिपल रहे, फाउंडर हेडमास्टर रहे, और इतने ऊंचे उनके विचार, इतनी अच्छी उनकी देशभक्ति, तो ये हमेशा ही हमें जो है वो इंस्पायर करती है। तो इतने लंबे टीचिंग करियर में हमने भी जहाँ पे बहुत सी डिफ़िकल्टीज देखी हैं, बहुत से ऐसे मकाम देखे हैं, ऊंचाई जो है वो ऊंचाई चढ़ाई नीचे ऊपर चलता रहता है, हमेशा हमेशा अप डाउन जो है वो जिंदगी में हमेशा चलते रहते हैं। तो डीएवी के साथ हर एक पल बिताया हुआ जो है वो मेमोरेबल है, और वो इंस्पायरिंग है, और वो हमें जो है वो हमेशा ऊर्जा देता है। सर लास्ट में आप अपने जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्यों एडमिशन लें और क्यों यहाँ मैं बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं या न्यू एंट्रेंट हैं, कॉलेज में आने वाले बच्चे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी चॉइस के कोर्स में एडमिशन लीजिए। आप किसी के बहकावे में मत आइए, पीयर प्रेशर में मत आइए। अपने पेरेंट्स कहते हैं नहीं भी आपको यही चीज़ लेनी है, जिसमें आपका मन है, जिसमें आपकी रुचि है, आप वो कोर्स लीजिए। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि उस कोर्स में आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे निकलेंगे। और जब आप कॉलेज में आते हो तो ये सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, आपको यहाँ पे क्लासरूम में जाना होगा, क्योंकि बिना क्लासरूम के आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो क्लासरूम के अंदर आपको जाना होगा, और फिर लेबोरेटरीज में आप जाइए, फिर आप देखिए कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह से निकल कर बाहर आती है। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप पास आउट होंगे, आप देखोगे कि मेरे में क्या बदलाव आया, मेरे व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया, और मैंने क्या सीखा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ा, और मैं अब किस तरह से तैयार हूँ दुनिया को फेस करने के लिए या अपनी जॉब में एंटर करने के लिए। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं, बहुत उनको प्यार कि वो कॉलेज में आए। कॉलेज हमेशा उनकी हर समस्या को उनका समाधान करने के लिए हमेशा तैयार है, और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के। तो आप भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं डीएवी कॉलेज लंदन में तो एक बार जरूर आइए, यहाँ के इन्वायरमेंट देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि डीएवी कॉलेज में एडमिशन लेना आपको करियर में कैसे ग्रो कर सकता है। थैंक यू सो मच।